कंप्यूटर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद आज क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और ये भी जितने भी वीडियो बनाएंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होगी। इसके पहले हमने बनाया था उद्योगों पर, ये कृषि पर आधारित था और खनिज पर आधारित उद्योग थे। तो ये उसके खनिज पर आधारित उद्योग के बाद बनाए थे, उसी की ये दूसरी वीडियो है। इसमें कृषि पर आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग है और कृषि से आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन जिन उद्योगों से संबंधित जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हमने यहाँ मेन पॉइंट है उसी को हमने यहाँ लिया है और इसको इसी पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ये जितने भी वीडियो हम छोटे बनाएंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन की श्रृंखला होंगे। जो एग्ज़ाम में जो पेपर पिछले उठा कर देखोगे तो मालूम होगा कि ये कभी कहीं ना कहीं ये पूछे गए होंगे। तो इसमें जो आता है कि सूती वस्त्र उद्योग में, तो वस्त्र उद्योग अब ये कह रहा है कि टॉपिक हमने बना दिया है, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम बताएंगे। लिखा है कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। अब ये सूती वस्त्र उद्योग है जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग कहलाता है। अब पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बताइए, या मतलब ये कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसमें हमने पॉइंट वाइज दिया है। पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। अब इसको कह रहे हैं कि भारत का, अब ये क्वेश्चन बनाएगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, तो आंसर आएगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर क्वेश्चन बना सकता है कि कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित उद्योग में भी सूती वस्त्र उद्योग है, कपास उद्योग है, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे जो उद्योग हैं, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। अगला दूसरा पॉइंट आता है कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग बताइए। हमने अभी डिस्कस किया था कि कृषि के बाद दूसरा सबसे सर्वाधिक रोजगार देने वाला अगर उद्योग कोई है तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। तो कृषि जो हमारा कृषि है कि 70% हमारे भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की नियर अबाउट 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अगला पॉइंट आता है प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई। जो प्रथम सूती मिल लगाई गई, तो प्रश्न पूछेगा कि प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई या प्रथम सूती मिल कहाँ लगाई गई और किस वर्ष लगाई गई। तो प्रथम सूती मिल 1854 में मुंबई में लगाई गई थी। अगला पॉइंट आता है महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक सूती मिलें हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें पाई जाती हैं, तो आएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में। अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो प्रश्न बनाएगा कि भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो आंसर आएगा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहते हैं। तो मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में पड़ता है सूती वस्त्र उद्योग की नगरी है और बोस्टन अमेरिका में पड़ता है, यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग की नगरी है। अगला पॉइंट आता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो आंसर आएगा कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बनाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु में धागा बनाने की सर्वाधिक मिलें पाई जाती हैं। तो प्रश्न बनाएगा कि किस राज्य में सर्वाधिक धागा बनाने की मिलें पाई जाती हैं। तो आंसर आएगा कि तमिलनाडु में धागा बनाने की सर्वाधिक मिलें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट आता है कपास की कृषि के लिए
तो ये कपास की कृषि के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रश्न बनाएगा कि कपास की कृषि के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आंसर इसका आएगा कपास की कृषि के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब फिर पूछेगा कि अब इसमें है कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो अब इसके बारे में ये पूछ सकता है कि कपास की कृषि के लिए तापमान और वर्षा का औसत क्या है। तो कपास की कृषि के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर अगला आता है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। पूछेगा, कोई प्रश्न बनाएगा कि कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन कौन सी है या कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। कपास की खेती काली ही मिट्टी में होती है। अगला इसमें एक हमने प्रश्न बनाया था कि भारतीय कृषि किन किन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। अब यहाँ हमने बता दिया, ये क्वेश्चन बनाया है कि भारतीय कृषि किन किन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो उत्तर है भारतीय कृषि चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग तथा खाद्य तेल उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो इससे कई एक क्वेश्चन बनते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग के बारे में पूछा जाएगा कि कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम में चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रबड़ उद्योग है और खाद्य तेल उद्योग। तो ये सब कृषि पर आधारित उद्योग हैं। तो ये कृषि ये कच्चा माल उपलब्ध कराती है, ये कृषि पर आधारित उद्योग हैं। अगला फिर इसमें हमने प्रश्न बनाया है कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। मतलब भारत से कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती हैं। तो उत्तर है भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, फल, मसाले, रबड़, कपास आदि, ये भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो हमारे वहाँ ज़्यादा होती हैं वो हम अदर कंट्री में सप्लाई करते हैं, और जो हमारे वहाँ नहीं होती हैं वहाँ से हम उसको इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। अगला फिर इसमें आता है कि भारत की मुख्य तिलहन फसलें कौन कौन सी है। तो अब ये पूछ रहा है कि तिलहन वाली फसलें भारत की जो हैं कौन कौन सी है। तो तिलहन वाली फसलों में सरसों है, मूंगफली है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, अलसी है और सूरजमुखी आदि, ये तिलहन वाली फसलें। तो तिलहन वाली फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनसे तेल निकाला जाता है। अब इसके बाद अगला है कि भारत की रेशेदार फसलें कौन कौन सी है या प्रमुख रेशेदार, उसमें प्रश्न बनाएगा कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो 4 ऑप्शन देगा, इसमें से किसी एक का देगा। तो ये रेशेदार फसलों में कपास है, जूट है, फर है, ये रेशेदार फसल है। अगला इसी में है कि अब इसी पूछ रहा है कि नकदी फसलें कौन कौन सी है। तो जो नकदी फसलें हैं वो कपास तथा गन्ना को नकदी फसलें कहा जाता है। पूछ देखा कि भारत की 2 नकली फसलों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 नकदी फसलों में कपास और गन्ना। फिर पूछता है कि 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो 2 व्यापारिक फसलों में चाय तथा जूट है। तो जैसे प्रश्न बनता है वैसे हमने यहाँ बनाया है, और उसको प्रश्न बना सकते हो कि 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखो। तो 2 व्यापारिक फसलों में चाय तथा जूट है। अब ये जरटोफा जो है ये क्या है। जरटोफा को बायोडीजल कहा जाता है। मतलब ये ऐसे फसल कहा जाता है। जरटोफा जो है बायोडीजल फसल कहा जाता है, इससे डीजल बनाया जाता है। ये जरटोफा एक प्रकार का पेड़ है, पेड़ है जिससे डीजल बनाया जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न आता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। प्रश्न बनाएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन से, चाय उत्पादन से, चीनी उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से। तो ऑपरेशन, जिसमें 4 ऑप्शन बना देता है, तो उसमें ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये दुग्ध उत्पादन से है। मतलब दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। यूँ तो कई एक ऑपरेशन चलाए गए थे इसको। अब इसके बाद 2 है
अगला प्रश्न आता है कि दो बागानी फसलों के नाम, मतलब ऐसी फसलें जो बागानों में बोई जाती हैं। तो दो बागानी फसलों के नाम में चाय तथा कहवा, ये बागानी फसलें हैं। देखो, बागाती फसलें अलग होती हैं और बागानी फसलें अलग होती हैं। जो बागानों में बोई जाती हैं उसे बागानी फसलें कहते हैं, जो बागातों में बोई जाती हैं वो बागाती फसलें कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि दो बागानी फसलों के नाम लिखिए। तो चाय तथा कहवा ये बागानी फसलें हैं। अब अगला है इसमें कि जूट, तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट उत्पादन में पश्चिमी बंगाल का प्रथम स्थान है। मतलब ये कह रहा है कि सुनहरा रेशा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है। सुनहरा रेशा के लिए जूट प्रसिद्ध है। तो जरा ये सुनहरा रेशा संबंधित है किससे, जूट से संबंधित है। मतलब प्रश्न जैसे बना रहा है, प्रश्न कई तरह से बनाए जा सकते हैं, जैसे जैसे घुमा के बनाते हैं वैसे से एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है और जूट उत्पादन पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक जूट पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि हरित क्रांति से अभिप्राय, मतलब हरित क्रांति किसे कहते हैं। उत्तर है हरित क्रांति का सामान्य अर्थ कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, भारत को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया था। मतलब हरित क्रांति से अभिप्राय यही है कि कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की जा सके। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ को कृषि के क्षेत्र में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो हरित क्रांति के जनक, अब हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति, तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को भारत के में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में न्यूनतम, अब यह है कि देखो इसमें मिक्सिंग साइड का क्वेश्चन है, मिश्रित है कि क्वेश्चन को हमने मिला दिया है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक से नहीं है, बल्कि सोशल में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आते हैं उसमें मिक्स करके हमने बना दिया है। और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें पूछेगा कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो अब इसमें है कि भारत के ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में न्यूनतम वर्षा होती है, मतलब कम वर्षा होती है। अब पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अधिकतम वर्षा होती है। फिर अगला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश में का भारत, ये उत्तर प्रदेश का भारत चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। मतलब भारत में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। मतलब चावल उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक प्रदेश है। अगला पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। फिर अगला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले में से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी है जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अब इसमें अगला जो है कि अगले में है कि भारत में कितनी अनुसूची है। मतलब हमारा संविधान जो बना था, संविधान में मतलब उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान निर्माण हुआ था, बना था, उस समय भारत में के भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कुछ अमेंडमेंट के बाद, मतलब संविधान संशोधन के बाद 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया है। अब भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। भारतीय संविधान द्वारा सूचियों का बंटवारा किया गया है। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है कि यहाँ राज्य और संघ, तो राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ राज्य और संघ के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो भारतीय संविधान द्वारा सूचियों का बंटवारा किया गया। इसमें नंबर 1 आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जब संविधान बना था उस समय संघ सूची के अंदर 97 विषय आते थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ करके 100 विषय हो गए। दूसरा है राज्य सूची, तो उस समय 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची,
जिस समय बना था उस समय 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में बढ़ करके 62 विषय हो गए। और एक और सूची इसमें है कि अवशिष्ट सूचियाँ, तो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन अवशिष्ट सूची होती है कि उस समय जो पॉइंट नहीं रहे होंगे, उस समय जो विषय नहीं रहे होंगे, तो इस समय जैसे उस समय मोबाइल के दौर नहीं थे, मोबाइल नहीं था, तो उस पर जो मतलब ये कानून बनाएगा तो उस पर कौन सा बनाएगा, तो इसको इसलिए उसको अवशिष्ट सूची कहा गया है। तो अवशिष्ट सूची में वो आएगा, अवशिष्ट सूची संघ सूची के अधीन आता है। तो अब यह है कि इसमें प्रश्न बनाएगा कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो याद पूछ देगा कि संविधान निर्माण के समय संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं। फिर पूछेगा कि संविधान निर्माण के समय ये राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं। तो फिर पूछेगा कि संविधान निर्माण के समय समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं। तो ये अब आप लोगों को याद करना है कि संविधान निर्माण के समय संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए। फिर राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हो गए। अब ये अगला फिर आता है कि पंचायती राज व्यवस्था, चूँकि हमारा प्रदेश गांव का प्रदेश है, अब इसमें पंचायती राज व्यवस्था, अब ये पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है, पंचायती राज विषय है किस सूची का, समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या विशिष्ट सूची का। तो अब इसमें है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला आता है पॉइंट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था का जो ये दिया था उसको ये किसने कहा था कि यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो यहाँ है कि इसका जो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, नंबर 1 है आचार्य नंददेव को, GV.K. राव को, B.R. मेहता को और L.M. सिंघवी को। तो इसमें जो इसका राइट जो आंसर है ग, तो बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है इसमें कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंचायती राज समिति जो मतलब ये कि पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति थी, और बलवंत राय मेहता समिति को ही हमने फॉलो किया था। ये जो संविधान ये 1957 के बाद ये सबसे पहली जो पंचायती राज की समितियां बनी थी 57 में बनी थी, और उसके बाद से कई एक समितियां बनी, लेकिन ये त्रिस्तरीय समिति का जो प्रारूप तैयार किया था यही बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति का प्रारूप तैयार किया था। ये होता है कि कोई भी समिति अगर बनाई जाती है तो उस समिति का जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर उस समिति का नामकरण कर दिया जाता है। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत में वर्तमान में कुल संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। मतलब ये भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। अब फिर पूछता है कि वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। मतलब ये कि 32 थे, लेकिन इसमें फिर वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब अलग किया गया तो इसमें राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। फिर इस पर अगला पूछता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। प्रश्न पूछेगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो उत्तर हमने यहाँ दर्शा दिया है कि ये प्रश्न बना सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो उत्तर है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सभी धर्मों को समान समझना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता है। अगला पॉइंट आता है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई। प्रश्न आता है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। अब प्रश्न फिर अगला आता है कि वर्तमान समय में विश्व के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था लागू है।
मतलब प्रश्न बनाया गया कि वर्तमान समय में संसार के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। तो ये विश्व के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। और ये संघीय शासन व्यवस्था अब ये है कि पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान जो आता है कि भारत का वह पहला प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पर प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे पहले किस प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो राजस्थान जो ऐसा प्रदेश है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया था। अगला पॉइंट है 10 कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ था। राजस्थान सबसे पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट 11 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर का अनुपात या साक्षरता दर का प्रतिशत का है। तो इसमें पूछेगा कि 11 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला और पुरुष की साक्षरता दर का प्रतिशत बताइए। तो पुरुषों की साक्षरता दर है 75.85%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 54.16%। ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अब छोटी छोटी वीडियो इसी तरह की हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डालते रहेंगे। जितने भी बच्चे हैं सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये सब तक आसानी से पहुंच सके।